नमस्कार। सभी 12 राशियों और लग्नों के करोड़ों स्त्री पुरुष और जातक जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जो श्रृंखला यानी सीरीज प्रारंभ की है, अब तक उसके 6 वीडियो आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं। आज इसी कड़ी में 7वां वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर हुआ हूँ। कलयुग का राजा राहु और पूर्व जन्म के कर्म। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु सप्तम भाव 7th हाउस में विराजमान हो तो ये क्या दिखाता है, पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है, राहु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी वहां क्या परिणाम मिलेंगे, और वीडियो के अंत में हम कुछ कॉमन उपाय जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सप्तम भाव में राहु, यदि किसी व्यक्ति, महिला या पुरुष, जातक या जातिका, दोनों की बात कर रहा हूँ, यदि किसी के कुंडली में सप्तम भाव में राहु हो तो सप्तम भाव होता है पति पत्नी का स्थान, विवाहित जीवन का स्थान, व्यापार का स्थान, पार्टनरशिप का स्थान, और व्यापारिक यात्राओं को भी दिखाता है, आपकी सोशल इमेज को भी दिखाता है, सामाजिक छवि आपकी कैसी है। सप्तम भाव मारक स्थान भी होता है। तो एक भाव जन्म कुंडली में बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। अब ऐसे भाव में यदि राहु जैसा शक्तिशाली दूरदर्शी ग्रह बैठ जाए, सेपरेटिव ग्रह बैठ जाए, तो क्या परिणाम होंगे। देखिए, राहु के परिणाम इस बात पर निर्भर करेंगे कि राहु किन ग्रहों के साथ बैठा है, किन ग्रहों की दृष्टि में है, या राहु जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है जन्म कुंडली में, उसकी क्या स्थिति है। यानी मान लीजिए यदि राहु अकेला बैठा है सप्तम में, किसी की जन्म कुंडली है और सप्तम स्थान में राहु अकेला बैठा है, तो राहु के परिणाम कुछ और होंगे। यदि राहु बृहस्पति जैसे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में होगा या शुभ ग्रह की युति में होगा तो उसके परिणाम कुछ और होंगे। यदि राहु पर कोई पाप ग्रह, उष्ण ग्रह की दृष्टि आ रही होगी तो उसके परिणाम कुछ और होंगे। और यदि राहु जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, डिस्पोजिटर, अगर जन्म कुंडली में अच्छी जगह पे प्लेस होगा, अच्छी जगह बैठा होगा तो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगर बुरी जगह बैठा होगा तो बुरे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि के स्वामी के अनुसार परिणाम देता है। राहु केतु की अपनी कोई राशि तो होती नहीं, तो राहु जिस राशि में बैठता है उस राशि को अपना बना लेता है और उसके अनुसार फल देने लगता है। अब यदि राहु अकेला बैठा है, किसी व्यक्ति की, महिला या पुरुष की कुंडली है, 7th हाउस में राहु अकेला बैठा है, तो राहु सेपरेटिव प्लैनेट है, पृथकतावादी ग्रह है, पति और पत्नी के बीच दूरियां बढ़ा देगा, विवाहित जीवन को खत्म करने की पूरी कोशिश करेगा, सेपरेशन, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच भयंकर युद्ध, सेपरेशन, और अगर अन्य उष्ण ग्रहों का भी प्रभाव है तो डिवोर्स तक हो जाएगा। यदि राहु अकेला बैठा है, नीच है, या जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, उसका डिस्पोजिटर जन्म कुंडली में कहीं नीच का हो गया, 6, 8, 12 में चला गया, या वक्री हो गया, या दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में आ गया, तो ये राहु के जो निगेटिव रिजल्ट हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि राहु पर शनि, मंगल, सूर्य, ऐसे किसी अन्य उष्ण ग्रह की दृष्टि आ रही होगी, या राहु के साथ सप्तम भाव में शनि, मंगल, सूर्य कोई विराजमान हो जाए तो भी विवाहित जीवन खत्म कर देगा, तलाक होगा ही होगा। यदि राहु के साथ कोई शुभ ग्रह, कोई सौम्य ग्रह बैठा हो, या राहु पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, खासकर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, या बृहस्पति बैठा हो राहु के साथ सप्तम भाव में, हालांकि चांडाल योग बनेगा, पर फिर भी परिस्थिति ऐसी होगी कि पति पत्नी में झगड़े तो होंगे, ओपिनियन डिफरेंस होगा, वैचारिक मतभेद रहेगा, कई बार झगड़े बढ़ेंगे भी, लेकिन तलाक नहीं होगा, एक दूसरे को छोड़ के कानूनी रूप से डाइवोर्स नहीं लेंगे। हो सकता है कि एक ही घर में, एक ही छत के नीचे रहें, अलग अलग बेडरूम्स में सोएं, आपस में बातचीत ना हो, या स्थिति तनिक खराब हुई ज़्यादा, राहु तनिक अधिक बलशाली हुआ तो औरत अपने मायके जाके रहने लगे, पर फिर भी तलाक नहीं होगा, क्योंकि बृहस्पति भी है जो जोड़ने का काम करता है, जो घर बचाने का काम करता है, नैतिकता का ग्रह है। तो ऐसे लोग पति पत्नी आपस में चाहे कितना भी लड़ लें, लेकिन उनके अंदर से उनका कॉन्शस अलाउ नहीं करेगा कि डिवोर्स ले लिया जाए। कोई चीज़ है जो उनको बांध के रख रही है, संबंध मधुर नहीं है। जब भी साथ आएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे तो भयंकर झगड़े होंगे, गाली गलौज, तू मैं होगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं पाएंगे।
ये होता है बृहस्पति की दृष्टि यदि सप्तम पे पड़ रही हो या बृहस्पति बैठा हो सप्तम में राहु के साथ, तब। ऐसी कई कुंडलियां मैं देख चुका हूँ। अभी हाल ही में पंजाब से एक महिला की कुंडली आई थी मेरे पास, जिसकी यही स्थिति थी। एक अमेरिका से कुंडली आई थी जिसकी यही स्थिति थी। एक ही घर में रह रहे हैं पति पत्नी साथ, बातचीत नहीं होती लेकिन अलग भी नहीं होते। पंजाब वाली महिला अपने मायके रह रही है, पति दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि डाइवोर्स तुरंत हो जाए, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। न पति छोड़ने को तैयार, न पत्नी छोड़ने को तैयार। तो ये होता है बृहस्पति का या किसी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव यदि हो तब। और यदि दुष्ट ग्रहों का प्रभाव होगा तो तलाक हो जाएगा, फिर पति पत्नी में भयंकर मारपीट होगी, झगड़े होंगे। 7th हाउस का राहु, सप्तम का राहु चारित्रिक दोष को भी दिखाता है। जिसके भी सप्तम भाव में राहु बैठा हो, दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में हो या अकेला हो या उसका डिस्पोजिटर स्वामी खराब हो, तो ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, कहीं इधर उधर उसका संबंध होता है। और कई बार इस प्रेम प्रसंग की वजह से उसका घर टूटता है। और कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी से झगड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि उसके कारण व्यक्ति को न चाहते हुए भी जहाँ प्रेम मिलता है उस ओर चल पड़ता है व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो झगड़ों की वजह से भी प्रेम संबंध बनते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से भी झगड़े होते हैं, वैसे वर्षा है। ठीक है। यदि ऐसा व्यक्ति पार्टनरशिप में कोई काम करता है तो पार्टनर के साथ झगड़े हो जाएंगे, उससे नहीं बनेगी, व्यापार ठप होने लगेगा। मुख्य रूप से सप्तम के राहु का यही प्रभाव है, सामाजिक छवि को चोट पहुंचती है। कई बार ऐसा व्यक्ति कलंकित होने लगता है अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से, या अपने लालच की वजह से, पार्टनर के साथ जो गड़बड़ की उसकी वजह से। कई बार ये लोग पार्टनर को धोखा दे जाते हैं बिजनेस में, और बिजनेस पार्टनर भी इनको धोखा दे जाता है। तो ये राहु है जो भ्रम, इल्यूजन क्रिएट करता है। कई बार इनकी बुद्धि काम नहीं करती, गलत निर्णय हो जाते हैं, जिसके कारण नुकसान होता है रिश्तों में भी और व्यापार में भी। अब पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन है? ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में राहु हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, पूर्व जन्म से ही ये चीज़ कैरी होती आ रही है। जो पति या पत्नी इसको इस जीवन में मिला है, यही आत्मा पिछले जन्म में भी इसका पति या पत्नी थी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने फटे कपड़े को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा जो शरीर के अंदर रहती है वो इस बूढ़े हो चुके पुराने थके हुए शरीर को त्याग के नया शरीर धारण करती है। पर आत्मा तो वही है जो पिछले जन्म में थी, उसके पिछले जन्म में थी, कई सारे जन्मों में थी। तो उस आत्मा के अंदर जो मेमोरीज हैं, पूर्व जन्मों की जो स्मृतियां हैं, जो एनर्जी है, वो जब इस जीवन में उस आत्मा ने नया शरीर धारण किया, तब भी वो एनर्जी, वो स्मृतियां तो आई उसके साथ, और आत्मा का आत्मा से कनेक्शन होता है। इसलिए ये आत्मा, दूसरी आत्मा जो इसका पति या पत्नी पूर्व जीवन में था, उसको खोज लेता है। संयोग ऐसा बनता है कि विवाह उसी से होता है, और जैसा संबंध पूर्व जन्म में था, जितना हिसाब किताब बाकी रह गया था, वो इस जन्म में ये लोग निकालते हैं, चुकाते हैं। ऐसी संभावना होती है कि जिसके सप्तम में राहु है, उसका जो जीवन साथी इस जन्म में है वही पूर्व जन्म में भी था, और पूर्व जन्म में भी उससे उतने ही झगड़े होते थे। पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने, इस मेल या फीमेल ने जिसके 7th हाउस में राहु है, अपने पति या पत्नी को सताया है, दबाया है, कुचला है, उसको वैल्यू नहीं दी है, रेस्पेक्ट नहीं दिया है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। तो ये जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज बैठ गई, अब उसका पति या पत्नी वही हिसाब किताब चुकाने के लिए इस जन्म में फिर से उसका लाइफ पार्टनर बनता है, और गिन गिन कर बदले लेता है, गिन गिन कर सारे हिसाब चुकाता है। यानी पिछले जन्मों में भी ये लोग लड़ते झगड़ते रहे थे, और वही लड़ते झगड़ते इनकी मृत्यु हो गई। तो जितना बाकी रह गया, जो निगेटिव एनर्जी बाकी रह गई, वो इस जन्म में आ गई। अब यहाँ भी जब इनका विवाह होगा तो इनमें परस्पर लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। पूर्व जन्म में इस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था, इस जन्म में पत्नी इसको धोखा देगी। पूर्व जन्म में इस औरत ने अपने पति को धोखा दिया था, इस जन्म में पति इसको धोखा देगा। तो इस प्रकार से ये चलता रहेगा। यह है पूर्व जन्म का कनेक्शन पति या पत्नी के साथ। ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी, और मानसागरी में सप्तम भाव में यदि राहु विराजमान हो तो उसके लिए एक श्लोक आता है। श्लोक क्या है? जायास्थ राहुर धन हानि कर्त्री ददाती नारी विविधांश भोगान। यानी जाया स्थान, पत्नी स्थान, जिसको हम सप्तम भाव कहते हैं, उसमें यदि राहु बैठा हो
तो कैसी नारी देता है? ददाती नारी धन हानि कर्त्री, धन की हानि करने वाली नारी देता है। यानी यदि किसी व्यक्ति, किसी पुरुष के सप्तम स्थान में राहु बैठा हो तो उसकी बीवी उसके धन का नाश करती है और कई तरह के भोग करने वाली होती है, वो व्यक्ति भी भोग करने वाला होता है। ये श्लोक का पहला भाग है, इसका अर्थ है। अब देखिए, जब ये श्लोक लिखे गए थे आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व, तो पुरुष प्रधान समाज था और ज्योतिष शास्त्र की रचना जितने भी विद्वानों ने की है, जितने भी ऋषि मुनियों ने, सब पुरुष रहे हैं। कोई महिला विद्वान ने ज्योतिष शास्त्र की रचना नहीं की। तो इस कारण जो श्लोक बने वो भी पुरुषों को लेकर ही बने हैं। लेकिन आज के समय में आप इसको उल्टा करके समझ सकते हैं। यहाँ क्या लिखा है कि जिसके सप्तम स्थान में राहु हो उसकी पत्नी उसके धन का नाश करती है, ऐसी पत्नी उसको मिलती है। यदि महिला की कुंडली हो तो ऐसा पति उसको मिलता है। इसको उल्टा करके समझ लेंगे। दूसरा हिस्सा है इसका, पापानुरक्ताम कुटिलाम कुशीलाम ददाती शैशैर बहुभिर युतश्च। इसका अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके सप्तम भाव में राहु होता है, उसकी पत्नी पाप में अनुरक्त रहती है, पापी होती है, कई सारे पाप कर्म करती है, कुटिल होती है, कुटिलाम कुशीलाम, और शील रहित यानी व्यभिचारिणी होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये है इस श्लोक का अर्थ। यदि महिला की कुंडली होगी तो उसका पति ऐसा होगा। वो स्वयं भी ऐसा हो सकता है कुछ मामले में राहु, कुछ हद तक उसमें भी ये गुण देता है। पर इस श्लोक का अर्थ है जीवन साथी के बारे में, कि ऐसा जीवन साथी उसको मिलता है। ठीक है, तो सप्तम का ये क्लियर हो गया। अब यदि राहु शुभ ग्रहों की दृष्टि में या प्रभाव में होगा, या राहु का राशि स्वामी शुभ होगा, तब क्या होगा? तब विवाहित जीवन को छोड़ के बाकी चीज़ों में बड़ी तरक्की देगा। यदि राहु शुभ प्रभावों में है तो सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। ऐसे व्यक्ति का राजनीति में दबदबा होगा, या राजनीतिक लोगों से, सरकारी अधिकारियों से इसकी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी, इसका मेल जोल होगा, सर्कल वही होगा, इसका व्यापार बढ़ेगा। पर फिर भी राहु पर कितना भी अच्छा प्रभाव हो, कितना भी शुभ प्रभाव हो, विवाहित जीवन को कहीं ना कहीं वो खराब करेगा ही, और पार्टनर से कहीं ना कहीं वो झगड़े देगा ही, क्योंकि राहु एक नैसर्गिक पापी ग्रह है। तो पापी ग्रह कितना भी अच्छी पोजीशन में हो, उसका जो अपना इंस्टिंक्ट है, अपना जो नेचर है, मूल स्वभाव, वो कभी नहीं जाता। जैसे एक सज्जन व्यक्ति है तो उसका मूल स्वभाव है अच्छाई करना, एक दुष्ट है उसका मूल स्वभाव है दुष्टता करना, तो वो कभी नहीं जाएगा। इसलिए राहु लाख अच्छे प्रभाव में हो, पर कुछ ना कुछ विवाहित जीवन को वो खराब करेगा, और अगर बुरे प्रभाव में है तो पूरी तरह नष्ट कर देगा। अब इस राहु की दृष्टियाँ 5, 7, 9 होती हैं। राहु की पहली जो पंचम दृष्टि जाएगी वो जाएगी 11th हाउस, एकादश स्थान पे। इच्छा पूर्ति का स्थान, लाभ का स्थान, कमाई का स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान, जो सर्कल आपने खुद तैयार किया है वो स्थान। तो एकादश भाव पे त्रिषिणाय पर राहु की जब दृष्टि जाती है तो बहुत अच्छे परिणाम देती है, आपकी हर इच्छा की पूर्ति करवाएगी। ऐसा व्यक्ति, इसकी हर इच्छा पूरी होती है, अथाह कमाता है। राहु इसको धन देना शुरू करता है तो उसका कोई अंत ही नहीं होता, सारी इच्छाएं पूरी करवाता है। लेकिन फिर भी इस व्यक्ति को संतुष्टि नहीं होती। एक इच्छा खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, दूसरी खत्म होती है तो तीसरी आ जाती है, क्योंकि राहु अनंत है, आकाश है। आकाश का जैसे कोई अंत नहीं, उस तरह राहु का भी कोई अंत नहीं। राहु जब देने पर आता है तो अथाह देता है, हाँ, गलत मार्ग से देता है। शराब का काम करवाएगा, ड्रग्स का काम करवाएगा, स्मगलिंग करवाएगा, गांजा, अफीम, हशीश, हेरोइन, कोकेन, बीड़ी, सिगरेट, शराब, इस तरह के गलत कामों से पैसा दिलाएगा, लेकिन अथाह पैसा दिलाएगा। ऐसे व्यक्ति का सर्कल भी ऐसे ही लोगों का होता है जो इसको गलत मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करते हैं। और ऐसा व्यक्ति अगर राहु के बहकावे में आ जाए तो कमाता तो अथाह है, लेकिन जब राहु की दशा खत्म होने वाली होती है तब राहु ये सारी चीज़ें उससे वापस छीन लेता है, और कई बार जेल भी पहुंचा देता है, कई बार दिवालिया भी करवा देता है। तो ये राहु की माया है। 11वें स्थान पे राहु की दृष्टि धन के मामले में तो बहुत अच्छी है। राहु की सप्तम दृष्टि जाएगी आपके राशि पर, और राहु के जैसा स्वभाव देगी आपको। राहु एक अत्यंत दूरदर्शी ग्रह है, मौके को पहचानना, ताड़ना इसको अच्छी तरह आता है, मौके का फ़ायदा उठाना अच्छी तरह आता है। तो आप में ये गुण आ जाएंगे। जिसके भी सप्तम भाव में राहु बैठा हो वो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होगा, उसमें कई सारी महत्वाकांक्षाएं होंगी, आगे बढ़ने की ललक होगी। वो मौके को पहचानना जानता होगा कि कब मौके पर चौका मारना है, कहाँ उसका लाभ होने वाला है, ये चीज़ उसको समझ आ जाएगी। राहु ये दूरदृष्टि देता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, होशियार और दूरदर्शी होता है, और हर मौके का फ़ायदा उठाना अच्छी तरह जानता है।
ये राहु का अच्छा प्रभाव है। थोड़ा ज़िद्दी अहंकारी भी बनाता है राहु, लेकिन राहु बहादुर भी बनाता है व्यक्ति को। तो मिले जुले परिणाम हैं। अब आते हैं राहु की नवम दृष्टि जो 3rd हाउस पे जा रही है, आपके 3य भाव पे। नवम दृष्टि 3य भाव पे, छोटे भाई बहनों का स्थान, एक्सप्रेशन का, कम्युनिकेशन का स्थान, इंटरनेट सोशल मीडिया का स्थान, आपकी छोटी दूरी की यात्राओं का स्थान और पराक्रम पुरुषार्थ साहस का स्थान। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, त्रिशदाय में राहु बैठा हो या राहु की दृष्टि हो बहुत अच्छे परिणाम देता है। तो जैसे ही राहु की दृष्टि जाएगी 3rd हाउस पे, आपके पराक्रम पुरुषार्थ साहस को कई गुना बढ़ा देगी, आपको दुस्साहसी बना देगी। अब ये अलग बात है कि इस दुस्साहस का परिणाम आपके लिए खराब हो सकता है, पर राहु छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग देगा यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तब। और यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। छोटी दूरी की यात्राएं बेकार हो जाएंगी। सोशल मीडिया से आपको कोई फायदा नहीं होगा। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने अपने छोटे भाई बहनों को भी बहुत टॉर्चर किया होता है, सताया होता है, दबाया होता है, इसलिए इस जन्म में छोटे भाई बहन गिन गिन के बदला लेते हैं। और यदि राहु अच्छी स्थिति में होगा तो छोटे भाई बहन उसका पूरा सहयोग करेंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि सोशल मीडिया से ऐसे व्यक्ति को बहुत लाभ होता है। छोटी दूरी की यात्राएं बहुत सफल होती हैं। तो राहु दोनों तरह के परिणाम देगा। जिस स्थिति में बैठा है उसका डिस्पोजिटर जहां है और उस पर जैसा प्रभाव है उस अनुसार ये 3rd हाउस के परिणाम देता है। तो यह था राहु का सप्तम में बैठना और उसकी दृष्टियों का संपूर्ण विवेचन और पूर्व जन्म से संबंध। अब राहु के उपाय। देखिए, उपाय बताने से पहले मैं आपसे 2 विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है, तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को, मित्रों को, पड़ोसियों को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ देखकर लाभ उठाएँ। और दूसरा निवेदन ये है कि यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो इस वीडियो में जितनी बातें हो रही हैं उस पर से लगभग हर विषय पर मैंने पहले ही वीडियो बना के डाला हुआ है। यदि आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आएगा। तीसरा, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल विश्लेषण है, ये किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली का विश्लेषण नहीं है, ये सामान्य बातें बता रहा हूँ मैं। आपकी अपनी जन्म कुंडली में राहु किस स्थिति में बैठा है, क्या उसकी डिग्री है, उस पर कौन सा प्रभाव आ रहा है, ये सारी बातें तो मैं यहाँ से देख नहीं रहा। सप्तम भाव में राहु तो अरबों खरबों लोगों की कुंडली में है, लेकिन सबको परिणाम एक जैसे नहीं मिलेंगे। हर एक की कुंडली में अलग अलग परिणाम मिलेंगे, क्योंकि उनकी ग्रहीय स्थिति अलग होगी, उनकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अलग अलग चल रही होगी। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी कुंडली पढ़ने में सक्षम नहीं हैं और आपको मेरी सहायता लेनी चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर हमारे कार्यालय से संपर्क करें। वहाँ से आपको फीस वगैरह की सारी जानकारी दी जाएगी। सारी सेवाएँ पेड हैं, सशुल्क हैं। चलिए अब हम जल्दी जल्दी कॉमन उपाय पर चर्चा करेंगे। इंडिविजुअल उपाय तो कुंडली देखने के बाद ही बताया जा सकता है। कॉमन उपाय क्या है? काल भैरव को शराब का भोग चढ़ाएं, काले कुत्ते को रोटी या बिस्किट खिलाएं, एक मोर पंख और एक काजल की डिबिया अपने सिरहाने रखें तकिए के नीचे और अपने पर्स में या बटुए में, गाड़ी में कहीं भी रख दें। घर में चारों तरफ मोर पंख लगा दें और आप शिव जी के ऊपर दूध में काले तिल मिला करके, भांग, धतूरा और बेलपत्र वगैरह मिला करके आप उनका अभिषेक करें। एक नाग बना करके, तांबे का नाग बना करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ये सब कॉमन उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। व्यक्ति विशेष के लिए कुछ व्यक्तिगत उपाय होते हैं, वो कुंडली देखने के बाद मैं बता सकता हूँ। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।